हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सिविक सेंस यूपीएससी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। और लास्ट वीडियोस में हम बात कर चुके हैं संविधान की कि किस प्रकार संविधान सभा ने अपना काम किया और हमको यानी भारत के लोगों को एक बहुत अच्छा संविधान बना के दिया। और आज के आगे बढ़ते हुए इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर टोटल 22 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और इन पे यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी एग्जाम कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पार्ट थर्ड है वो किससे रिलेटेड है, पार्ट 20 किससे रिलेटेड है, पार्ट 18 किससे रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में कम से कम नहीं तो 4 नंबर का ये फायदा जरूर देते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल पार्ट्स हैं कि हमें कैसे याद रखने हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो हमारा संविधान बन चुका है, ये हमारा संविधान है। और मुझे लगता है कि पूरे भारत के लोगों को सिर्फ एक ही बुक ऐसी होनी चाहिए जिसकी पूजा करनी चाहिए, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि इसने हमें बहुत सारे राइट्स दिए हैं, क्योंकि हमारा जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पूरा जो भारतवर्ष है वो इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई पार्ट्स थे वो उन्हें कैसे याद किया जाए ताकि एग्जाम हॉल में हमारा माइंड लैग नहीं करे। ठीक है, तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए 1947 में भारत का विभाजन हो गया है। एक नया देश यहाँ पर बन के सामने आया है जिसका नाम है पाकिस्तान। और एक अपना देश तो था ही जिसके टुकड़े हुए थे, उसका नाम है प्यारा भारत। ठीक है, अब यहाँ पर भी लोग रहते हैं, ये पूरा भारत कहलाता था। अब ये इसका हो गया पार्टीशन। पार्टीशन के बाद यहाँ पर भी लोग रहते हैं और यहाँ पर भी लोग रहते हैं। तो जो यहाँ पे लोग रहते थे, जिनको ये धर्म के नाम पर विभाजित किया गया था देश को, तो जितने भी हिंदू थे और अदर कम्युनिटीज के लोग थे एक्सेप्ट मुस्लिम, वो सारे माइग्रेट होने शुरू हुए भारत में। और भारत के जो मुसलमान थे, मोस्टली नॉट 100%, वो माइग्रेट होने शुरू हुए पाकिस्तान की साइड। ठीक है, लेकिन कुछ लोग फिर भी भारत में रह गए, मोमडन्स या मुस्लिम्स। तो ऐसा क्यों था? देखिए, इस कहानी की शुरुआत करेंगे बहुत ही सिंपल शब्दों में। और आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और आपको जहां पर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है या फिर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट करिए ताकि हम जान सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपका माइंड कहाँ पर लैग हो रहा है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इस कहानी को। देखिए, 1947 में विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए कि ये एक बॉर्डर है और इस बॉर्डर पे दो बसेस खड़ी हैं, एक बस है पाकिस्तान की और एक बस है भारत की। ठीक है, इस वाली बस को जाना है कहां पर? पाकिस्तान। और ये वाली बस कहां जाएगी? ये जाएगी भारत में। ठीक है, अब भारत में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं कि जो कंफ्यूज है कि भाई हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें भारत जाना चाहिए कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी भीड़ है वो यहाँ पर खड़ी है। देखिए, ये अपन लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं सारे के सारे, कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम पाकिस्तान की तरफ जाएं या भारत की तरफ जाएं। तो हम में से कोई एक बंदा, जो ये रहे भाई साहब है ना, मोटे अंकल जी, हम में से एक बंदा निकल के आता है और वो इन दोनों बसेस के ड्राइवर से, जो भी इन बसेस के ड्राइवर हैं, उनसे एक क्वेश्चन करता है कि भाई आप कहाँ जाएंगे? तो इसका ड्राइवर बोलता है कि साहब हम पाकिस्तान जाएंगे और हमारा किराया है मान लीजिए 100 रुपए। ठीक है, और भारत का जो ड्राइवर है वो कहता है कि साहब हमारी बस जाएगी भारत और हमारा किराया है 300 रुपए। तो बंदा ये कहता है, जो ये अंकल जी हैं, ये कहते हैं कि भाई साहब आप इतना महंगा क्यों ले रहे हो? अगला बंदा तो 100 रुपए में पहुंचा रहा है अपनी गंतव्य, और आप तो 300 रुपए, 3 गुना ज्यादा लगान वसूल कर रहे हो। भैया, ब्रिटिशर्स राज चला गया, अब तो थोड़ा सस्ता करो। तो भारत का जो ड्राइवर है वो इन भाई साहब से कहता है, भारत का ड्राइवर, कि भैया देखो ऐसा है, ये जो आप नया देश देख रहे हो ना, ये तो कल ही जन्मा है, इसका तो कल ही बर्थडे है, कल ही बर्थडे हुआ है, एक दिन हुआ नहीं है इसको। ठीक है, लेकिन हमारी जो सभ्यता है वो तो 5 से 10 हजार साल पुरानी है और उससे भी ज्यादा पुरानी है। तो हमें पता है कि हमारी टेरिटरी कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, हमको सब पता है। ये मैंने एक रफ मैप बना दिया है ताकि ये हमारी टेरिटरी है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा आपको पता है कि भाई आपकी टेरिटरी कहाँ कहाँ तक है? ठीक है, तो ये बंदा कहता है कि बिल्कुल साहब हमें पता है कि हमारी टेरिटरी कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, अब जो टेरिटरी है
उसने बता दी कि भाई हमारी टेरिटरी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये हमारी टेरिटरी है। अगले बंदे को तो पता ही नहीं है पाकिस्तान वाले को कि उसकी टेरिटरी अभी तक है कहाँ पर। वो तो पाकिस्तान वो कश्मीर के सपने सजो के बैठा है कि कश्मीर भी हमारा है, ये सारी चीज भी हमारी है, तो तुम उसकी में बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर ये जो भाई साहब थे, वो भाई साहब ये कहते हैं कि भैया अगर ऐसा है तो एक बात बताओ। फिर वो पाकिस्तानी ड्राइवर के पास जाता है, पाकिस्तानी ड्राइवर से कहता है कि साहब अगर हम आपकी बस में बैठे आए तो क्या आप हमें टिकट देंगे, और टिकट के साथ साथ क्या आप हमारी सीट भी कंफर्म करेंगे क्या, ऐसा नहीं हो कि हमें लटक के जाना पड़े या खड़े होके जाना पड़े। तो ये बंदा तो पाकिस्तान का जो ड्राइवर है ये कहता है कि भाई साहब ऐसा है कि आप एक बार बस में बैठ जाओ, जैसे जैसे जगह मिलती जाएगी मैं तुम्हें सीट देता जाऊंगा। ये बंदा कहता है यार ये बात तो जची नहीं। अब ये जाता है वापस भारत के ड्राइवर के पास और भारत के ड्राइवर से कहता है कि साहब आप हमें टिकट देंगे, आप हमें सीट नंबर देंगे। तो भारत का जो ड्राइवर है वो कहता है कि बिल्कुल आपको टिकट भी मिलेगी और सीट नंबर भी मिलेगा, कि कल को जब बस स्टार्ट हो, बस अपने रास्ते में जा रही हो, अपने सफर में हो, तो कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि ये सीट मेरी है और उतरो यहाँ से, और तुम्हें कोई भी बस से बाहर नहीं फेंकेगा। ठीक है, ये जो टिकट और सीट है ये है भारत के पार्ट 2 में आने वाले सिटीजनशिप की। आपको नागरिकता दे दी अब इस बस की, कि अब आप इस बस में आराम से सफर करिए, आराम से अपने सफर का मजा यहाँ पर पूरी तरह से लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जो बंदा है, ठीक है, उसके बाद ये जो बंदा है वो ये कहता है कि भाई कि हमें क्या गारंटी है कि आप हमारे गंतव्य तक आप हमें पहुंचा ही देंगे। ठीक है, तो ये बंदा कहता है, भारत का जो ड्राइवर है वो कहता है कि सर अगर आप हमारी बस में बैठोगे तो हमारी पूरी गारंटी है आपको सबसे पहले कि आपके गंतव्य तक पहुंचाने की, आपके इस सफर को आनंद में बनाने की। ठीक है, इसके लिए हम आपको कुछ अधिकार देंगे। वो अधिकार क्या होंगे कि आपका जैसा मन चाहे ना, आप वो काम करते करते बस में जा सकते हो। आपका मन कर रहा है कि भाई मुझे तो बोलना में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं तो बोलते बोलते जाता हूँ, तो साहब आपके पास हम आर्टिकल 19 दे रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, हम आपको ये दे रहे हैं। साथ ही साथ कोई बंदा कह रहा है कि सर मैं तो बौद्ध धर्म का हूँ या तो मैं तो किसी अन्य धर्म का हूँ, मुझे तो अपने प्रभु को नाम लेना अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम आपकी ये भी आजादी दे रहे हैं कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो हम आपको पूरी तरह से आजादी दे रहे हैं, बस आप हमारी बस में बैठो और सफर का आनंद लो, आपको बहुत सारे अधिकार हमें मिलेंगे। अब जो बंदा है जो बस के ड्राइवर के पास जा रहा था, वो बंदा बस के ड्राइवर से कहता है यार आप तो सुख सुविधाएं तो बहुत दे रहे हो, है ना, मजा आ गया। तो फिर बस का ड्राइवर उस बंदे को दोबारा कहता है कि यही नहीं, आप रुको, ये तो वो मौलिक अधिकार हैं जो आपको अभी दिए जा रहे हैं, जबकि अभी हमारी जेब में नहीं है पैसे। जिस दिन हमारी जेब में और पैसे आ गए, हम थोड़े से अमीर बन गए, उस दिन हम आपको कुछ और भी अधिकार देंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? ये मूल अधिकार ही तो हैं जिनको अभी दिया नहीं गया है। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि उस टाइम भारत की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि सबको सारे अधिकार दे सके। ठीक है, कि सबको बोले कि भाई शिक्षा का अधिकार है तुम्हारे पास, सब पढ़ो। इतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम पर कि हम सबको कह सकें कि भाई तुम्हें सबको शिक्षा का अधिकार है, भारत सरकार सबको पढ़ाएगी। लेकिन जिस दिन भारत सरकार की जेब में पैसा आ जाएगा उस दिन हम आपको कुछ और भी मौलिक अधिकार देंगे। तब तक ये अधिकार लागू तो होंगे लेकिन आप इनकी शिकायत नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहलाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? भविष्य के मौलिक अधिकार ही तो हैं। साफ साफ कहा गया है कि जब भारत के पास पैसा आ जाएगा, जब भारत आर्थिक रूप से मजबूत बन जाएगा, तब भारत के लोगों को कुछ और भी अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बस का ड्राइवर है, जो इंडियन बस का ड्राइवर है, वो उस बंदे से कहता है कि सर आप जा तो रहे हो हमारी बस में, लेकिन कुछ हमारी शर्तें भी हैं। हमने आपकी बातें सुनी, अब आप हमारी बातें भी सुनो। तो जो पैसेंजर होता है वो पूछता है कि सर आपकी शर्त है, बताओ आपकी शर्तें क्या है? जो बस का ड्राइवर है वो कहता है कि सर देखो हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या है कि आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, आपके भी कुछ अधिकार बनते हैं, जनता के भी कुछ अधिकार बनते हैं इस बस के प्रति। क्या है कि आप इस बस में गंदगी नहीं फैलाएंगे, इस बस को आजाद कराने में जितने लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है आप उनका सम्मान करेंगे। इस बस के ऊपर जो तिरंगा झंडा लहरा रहा है आप उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, आप इस बस की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझेंगे
और इस बस की किसी भी प्रॉपर्टी को आप क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ये आपकी क्या बनती है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, बंदे ने कहा कि अरे साहब बिल्कुल सही बात है, हम ऐसा क्यों करेंगे, तो उस बंदे ने और हम सब ने, आप सब ने, जितने भी लोग इस भारत के लोग हैं, उन सब ने टिकट ले ली किसकी, भारत जाने की। अब बस थी एक, लेकिन लोग हो गए इतने सारे, तो ये अब बस से क्या बन चुकी है, एक ट्रेन बन चुकी है, जिसमें कितनी बोगियां, बोगी है, बहुत सारी बोगी है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर सब लोग बैठ गए। ठीक है, यहाँ पर सब लोग बैठ गए हैं आराम से, और ये रहा इसका ड्राइवर, ड्राइवर बैठा है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर बने हुए हैं कंपार्टमेंट यानी कि बोगीज, और यहाँ पर कोई बंदा बैठा है एंड की बोगी में, सेकंड एंड की, सेकंड लास्ट की में, मिड में, है ना। यहाँ पर सब लोग, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ के सबसे एंड की जो बोगी में कोई बैठा है, मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है। अब बच्चे की माँ आवाज लगा रही है कि भैया ट्रेन को कुछ देर के लिए रोक दो, मेरा बच्चा भूख से रो रहा है, मैं कुछ खरीद लूं। बीच में एक बॉगी है जिसमें एक माता जी बैठी हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो कह रही हैं कि भैया बस रोक दो, मेरे को थोड़ा सा इलाज की जरूरत है, मुझे थोड़ा सा खुली सांस लेने की जरूरत है, रोक दो। लेकिन यहाँ तक तो आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है। यहाँ तक आवाज पहुंचेगी भी कैसे, क्योंकि बहुत लंबी ट्रेन हो चुकी है। तो अब क्या किया जाए, तो किसी ने सुझाव दिया कि सर ऐसा है कि हर बॉगी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर दो, जो इस हर एक अपनी अपनी बॉगी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और ये सारे जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको यहाँ भेज दो। इस बस का ड्राइवर कहता है जितने भी रिप्रेजेंटेटिव तुम लोगों ने खड़े करे हैं अपने अपने, उनको मेरे पास भेज दो, मैं उनकी बात सुन लूंगा, तुम इनको बोल दिया करना और मैं उनकी बात सुन लूंगा। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये लोग कौन थे रिप्रेजेंटेटिव, ये थे एमपीज। और ये एमपीज मिलके क्या किसका चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री का। इससे हमारी क्या बनी, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन बनी। ठीक है, फिर एक आदमी कहता है कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आपने हमारी बॉगी से खड़े किए थे, इन सबको तो आपने बुला लिया, यहाँ पर तो अब कोई भी नहीं है। अगर मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम आई तो हम किससे शिकायत करेंगे। तो फिर यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि कोई बात नहीं, टेंशन ही मत लो, मैं तुम्हारी इस बॉगी के हर एक बंदे को एक एक रिप्रेजेंटेटिव और चुन लो, जिसको जो यहीं पर ही रहेगा। ठीक है, उस वो क्या बन गए, वो बन गए स्टेट, स्टेट की जो गवर्नमेंट थी वो बन गई सीएम, यहाँ पर सीएम बन गए। ठीक है, लेकिन इनमें से क्या है, एक समझदार आदमी था, उसने कहा यूनियन गवर्नमेंट से यानी कि ड्राइवर साहब से कि सर बात ऐसी है कि आपने सारे स्टेट बना दिए, आप अगर मान लीजिए कि लास्ट स्टेट में कुछ भी हो रहा है, आपको जरूरत पड़ गई इस स्टेट की, तो आप क्या करोगे, आपका कंट्रोल कैसे रहेगा इन स्टेट पे, है ना। कोई भी यहाँ पे घुस सकता है, यहाँ पे इंटरनल जो भी देश की सिक्योरिटी है ना, इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब क्या किया जाए, अब ये क्या किया जाए कि इनमें से कुछ कुछ जो जगह है वो सीधा आप अपने कंट्रोल में रख लो। उन कंट्रोल में जो रखने वाली जगह थी उनको कहा गया यूनियन टेरिटरीज, यानी कि यूनियन की टेरिटरीज हैं। तो फिर कौन कौन सी टेरिटरीज रखी गई थी, देखिए सबसे पहले तो दिल्ली रखी गई थी कि भाई यहाँ से सरकार चलेगी, ये टेरिटरी हमारी, यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा, यहाँ पर किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, डायरेक्ट यूनियन का। उसके बाद अगर अपन साउथ की तरफ चले तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड, इनको किसको बनाया गया, टेरिटरी बनाया गया, ताकि भाई भारत की सुरक्षा है डायरेक्ट। अगर लक्षद्वीप में कल को कुछ हो जाता है और राज्य संभालने के लिए नहीं रहा, तो लक्षद्वीप को कौन संभालेगा, यूनियन संभालेगा। इससे अच्छा है कि पहले से ही इसको हम संभाल लेते हैं। पुडुचेरी को संभाल लिया ताकि यहाँ के राज्यों पर कंट्रोल किया जा सके। वेस्ट की साइड देखें तो दादर और नागर हवेली, दमन एंड दीप को यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि वेस्ट पे कंट्रोल किया जा सके। चंडीगढ़ कर दिया गया, और नॉर्थ की साइड जम्मू और कश्मीर को यूटीज बनाया गया ताकि सीधा कंट्रोल जो यूनियन का है वो इन सब पर हो सके, और भारत की जो भी सुरक्षा है और जो भी वहां के लोग रहते हैं उनको सीधा रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। बहुत अच्छी बात है सर, कर दिया। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे जो भारत के लोग हैं ना, तब से तो अंग्रेजों का शासन चला रहा था, तो इन लोगों को आदत पड़ गई है पंचायत करने की। तो एक काम करो, भारत में अब हर कोई क्या बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, लेकिन लोकल। अभी मान लीजिए ड्राइवर से कोई बंदा कह रहा है, अगर अभी भी मान लीजिए कि सबसे लास्ट की बॉगी में या फिर इस बॉगी में इसने अपना पैर इसके ऊपर रख दिया सोते सोते, और तो ये किसको शिकायत करेगा, ये आपको शिकायत करने थोड़ी ना आएगा कि सर फलाने ने है ना मेरे घर के सामने से नाली निकाल ली, मेरे घर के सामने से कचरा फेंक दिया, है ना। तो ड्राइवर पूछता है फिर तो इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए, सर इसके सोल्यूशन के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, पंचायत, ताकि ये अपने छोटे छोटे मुद्दों को आपस में ही सॉल्व कर लें, अपने लेवल पर सॉल्व कर लें,
और शहरी लेवल पर आप बना दीजिए कि म्यूनिसिपैलिटीज, ताकि शहरों में और गाँव में जितने भी छोटे मुद्दे होते हैं, जितना भी विकास होता है छोटा, वहां पर ये लोग अपने आप ही देख लें कि भाई कहाँ पर सड़क बनवानी है और कहाँ पर कुआं खुदवाना है। ठीक है, तो ये बना दिया गया। अब उसके बाद एक बंदा कहता है ड्राइवर से कि सर ऐसा है कि ये जो अपना प्यारा भारत है, ठीक है, इस प्यारे भारत का जो निर्माण है ना, वो एक्चुअल में क्या है, आदिवासी लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि शहर के लोग करते हैं, आदिवासी लोगों के द्वारा इस भारत का वास्तव में निर्माण किया जाता है। कैसे? क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, जो एकता है, जो अखंडता है, जो कल्चर है, इसको कौन बनाए रखता है? इसको आदिवासी लोग बनाए रखते हैं, ट्राइबल लोग बनाए रखते हैं। तो इसलिए सर बात ये है कि आपको इन लोगों के लिए एक अलग से एरिया तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी सर। ये लोग गुस्सा हो जाएंगे और फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि इनके उत्थान के लिए, ताकि इनको हम आगे की लाइन में ला सकें, इनके लिए एक अलग से एरिया की निर्माण यहाँ पर किया गया पार्ट 10 में, जिसको कहा गया था शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। ठीक है, अब जो एक व्यक्ति था, जो वही व्यक्ति जो बार बार कंडक्टर ड्राइवर से बात कर रहा है, वो व्यक्ति बोला कि सर बात यह है कि आपने इतनी लंबी ट्रेन बना दी है, इतने सारे लोग बैठे हैं और आप बैठे हो यहाँ पर। अब आप एक काम कीजिए, आप फूफा मत बनिए, मुंह फुला के मत रहिए। एक अच्छा देश तभी चल पाता है जब आपके रिलेशन इन सब के साथ बहुत अच्छे हों। तो आपको सर रिलेशन बनाने पड़ेंगे अपनी सारी बोगी के साथ, उनसे बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है फूफा बन के मुंह फुला के यार आप चलाते जाएंगे ट्रेन को, ऐसा नहीं हो सकता। एक अच्छा कंट्री बनाना है, एक डेवलपिंग कंट्री बनाना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो फेडरेशन को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए बनाया गया रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, पार्ट 11 में। ठीक है, अब बंदा कहता है सर अब बहुत अच्छी चीजें हो गई हैं, सारी चीजें सेटल्ड हो गई हैं, अब थोड़ी सी हम पैसे देने की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फाइनेंस की। थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो इधर उधर हुई है बंटवारे के बाद, उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट आप देंगे जो सड़क वगैरह निर्माण के, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के, उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए अलग से पार्ट्स बनाया गया 12। ठीक है, और थोड़ा सा हम व्यापार की बातें कर लेते हैं, कॉमर्स की बातें कर लेते हैं। ये आया पार्ट 13 में। अब सर आपने व्यापार वाणिज्य इन सबकी बात तो कर ली, अब थोड़ी सी सर्विसेज की भी बात कर लो कि सर्विसेज क्या क्या देंगे हम भारत के लोगों को। तो इसके लिए पार्ट कौन सा है? 14, सर्विसेज से रिलेटेड। लेकिन सर अब बात ये है कि आपने इतनी सारी चीजें बना दी, ऐसा तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पैसा होगा वहाँ थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ तो होती हैं। इन लड़ाइयों को कौन सॉल्व करेगा? अगर हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूटेड हो जाते हैं आगे चलकर, तो इनको कौन सॉल्व करेगा? तो इनको सॉल्व करने के लिए फिर बनाए गए ट्रिब्यूनल। फिर वो बंदा बोला कि सर ऐसा है, अब बहुत टाइम हो गया आपको गाड़ी चलाते चलाते, आप उतरो। तो जो बस का ड्राइवर था वो कहता है अरे यार मैं तो नहीं उतर रहा, मैं ही चलाऊंगा। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही पूरी जिंदगी गाड़ी चलाते रहो। इन जो बोगीज हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये चुनेंगे, ये बताएंगे कि अब ये गाड़ी कौन चलाएगा, अब प्रधानमंत्री कौन होगा, ये लोग बताएंगे। तो इसके लिए और जितने भी पंचायतों में जो भी अधिकार होगा वो कौन करेगा, ठीक है, स्टेट लेवल पे कैसे लोग खड़े किए जाएंगे, ये कौन चुनेगा? इसके लिए फिर बनाया गया इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन के बाद जितनी भी ये सारी चीजें थी, आपका पार्ट 15 में आ जाता है इलेक्शन। अब देखिए आप पार्ट 15 तक पहुंच गए हैं, आपको पता भी नहीं चला, खांसी तक नहीं आई आपको। ठीक है, ऐसे ही करते हम सारे पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। और जितने भी ये जो पार्ट हैं, ये हैं क्या है? डेकोरेशन की। सर हम कौन कौन सी भाषा बोलेंगे, तो भाषाएं बता दी। ठीक है, साथ के साथ अब 18 साल का होते होते क्या होती है, लोगों को थोड़ी इमरजेंसी आने लग जाती है। 18 साल का अगर कोई लड़का है और या फिर कोई भी गर्ल है, उसको क्या आने लग जाती है? इमरजेंसी आने लग जाती है ना। तो 18 साल में क्या, 18वें पार्ट्स में क्या डाली गई? इमरजेंसी प्रोविजन डाले गए। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि सर हम संविधान को, ये जो संविधान है हम इसको बदलना चाहते हैं। तो एक जो ओल्ड एज का आदमी था, उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया कि भाई उनके पास अकल होती है, जो पुराने लोग होते हैं उनके पास बहुत अकल होती है। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, किसी भी चीज को बदलने से पहले कम से कम 20 बार सोचो फिर बदलो। तो पार्ट 20 अपना आ जाता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमने हमारे सारे पार्ट्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब अगर मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं कि पार्ट 13 किससे रिलेटेड है, तो आप फटाफट से बता देंगे कि सर ट्रेड और कॉमर्स से पार्ट 13 रिलेटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्ट 9 किससे रिलेटेड है, तो आप बता देंगे कि सर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज से
पार्ट 9 रिलेटेड है। अगर मैं कहूँ कि आपके मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं, तो आप फटाक से बता सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार संविधान के पार्ट 3 में दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस अपने डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने बिल्कुल एकदम आसान भाषा में रिलेट करते हुए आपको बताया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं बस आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, आगे के नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या बनाना है, हमें क्या चीज समझानी है, आपको किस चीज में डिफिकल्टीज आ रही है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सा पार्ट्स चाहते हैं जो आपको डिफिकल्ट महसूस हो रहा हो। और अभी यूपीएससी का पेपर भी बहुत पास में है, तो आपको वो चीजें माइंड में बैठ जाएं। ऐसा कुछ रिलेट करते हुए आप अगर चाहते हैं कि आप ये वाला टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप हमें इसके बारे में नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।